लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर ये लास्ट वाला पार्ट रहने वाला है, ठीक है। सब लोग ज्वाइन हो गए होंगे आई थिंक, चलो ठीक है। प्रोविजंस आर द अमाउंट चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू टू प्रोवाइड फॉर। पहली लाइन क्या इज द अमाउंट चार्ज्ड, मतलब क्या हो गया, पीएनएल के अंदर प्रोविजंस जो रहता है उनको खर्चा करके डेबिट किया जाता है। चार्ज मतलब क्या, दे आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसकी वजह से आप लोगों का प्रॉफिट कम होता है, रेवेन्यू कम होता है, इनकम कम होता है। पहली बात तो प्रोविजंस मतलब क्या है, खर्चों के लिए, ऑफकोर्स खर्चों के लिए ही आप लोग प्रोविजन करते, समझ में आ रहा है। प्रोविजंस आर नथिंग बट जो आगे आने वाले हैं खर्चे, उसके लिए अभी से ही आप प्रोवाइड करके रख देते हो। A known liability, the amount whereof cannot be determined with substantial accuracy or a claim which is disputed। जैसे प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया कि एम्प्लॉय जो 10 साल बाद में रिटायर होने वाले हैं उसको मुझे पीएफ का, ग्रेचुइटी का पैसा देने का है, ठीक है। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे एम्प्लॉइज है जो 10 साल बाद में रिटायर होने वाले। अब 10 साल बाद में जो मेरे को सॉरी जो पैसा देने का है उसके लिए मैं आज से ही प्रोवाइड करना चालू कर देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। क्या हो गया, देखो 10 साल बाद में मेरे लिए खर्चा है ना, वो तो खर्चे के लिए मैं आज से प्रोवाइड करता हूँ। अब कितना पैसा देना ये डिपेंड करेगा कितने साल की सर्विस हुई उनकी, कितनी छुट्टियां हुई, तो अमाउंट सर्टन नहीं है लेकिन देना तो पक्का है, देना तो पक्का है, समझ में आ रहा है ना। अमाउंट सर्टन नहीं है लेकिन देना पक्का है। सी अननोन लायबिलिटी, मुझे मालूम है लायबिलिटी है वो, समझ में आया। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, एसेट खराब होने वाला है मुझको पता है, लेकिन कितना खर्चा आएगा एसेट को रिप्लेस करने के लिए वो नहीं पता, समझ में आ रहा है। जैसे डेप्रिसिएशन भी क्या हो रहा है आप लोगों का, डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को, लेकिन अमाउंट पक्का नहीं कि नई मशीनरी कितनी की आएंगी या फिर क्या खर्चा होगा। लेकिन दैट इज द थिंग कि यू आर नोइंग द लायबिलिटी, आपको लायबिलिटी पता है कि वो डेप्रिसिएशन के कारण अपन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कि लायबिलिटी पता है, एसेट रिप्लेस करना ही है आपको, 10 साल में एसेट खराब होना ही है आपका, लायबिलिटी पता है, अमाउंट लेकिन लगभग पता नहीं है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंड द एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब क्या हो गया कि अभी आपको उसके अंदर देना लगता है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट मतलब जैसे कि हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मार्च महीने के इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, एक बात हुई, जैसे आपको उसका अमाउंट पक्का पक्का पता नहीं कितना आएगा, लेकिन क्या आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का, हाँ, भले उसकी ड्यू डेट होंगी 15th ऑफ मई, भले ड्यू डेट होंगी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की 15th ऑफ मई, लेकिन वो ड्यू डेट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों आता है, क्योंकि आपने मार्च महीने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वापर ली, मार्च महीने के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वापर ली है, मार्च महीने के अंदर आपने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वापर ली तो आपको बिल देना ही है, भले ही आज नहीं देना है, भले ही आज नहीं देना है, लेकिन अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन तो आ गया ना कि सिंस यू हैव यूटिलाइज्ड इट, सिंस यू हैव यूटिलाइज्ड इट देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर इट। देखो बात कैसी हो रही कि आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बदले आपको चीज के लिए पैसे देना पड़ते हैं। आपने इस्तेमाल कर लिया, जैसे मशीनरी इस्तेमाल कर लिया, इसके लिए अपने को मशीनरी इस्तेमाल करने की वजह से खराब होती, वेयर एंड टेयर होती है, इसके लिए अपन डेप्रिसिएशन का खर्चा प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आने वाले समय में अपने को मशीनरी रिप्लेस करना है। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्यों करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की सर्विसेज अपन ने इस्तेमाल कर ली, सालों साल अपन ने उनको नौकरी पे रखा था, अपन उनकी इस्तेमाल कर ली सर्विसेज, अपने को पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा देना ही है, भले अभी नहीं देने का है लेकिन अपने ऊपर ऑब्लिगेशन तो है, समझ में आ रहा है ना। ऑब्लिगेशन तो है ही अपने ऊपर, भले ही अभी ड्यू डेट नहीं आई होंगी देने की इलेक्ट्रिसिटी के बिल की, एसेट को रिप्लेस करने की, लेकिन ऑब्लिगेशन तो है। ऑब्लिगेशन क्यों अराइज होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है, मशीनरी इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करना, मशीनरी इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करना, एम्प्लॉयज की सर्विसेज इस्तेमाल करना, सर्विसेज इस्तेमाल करी एम्प्लॉय की तो पैसा देना ही, सिंपल टर्म्स में। मशीनरी इस्तेमाल करी तो मशीनरी खराब होंगी, मशीनरी रिप्लेस करना ही है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना ही है आपको, भले ही आज ना हो लेकिन आगे कभी ना कभी भरना है। और ये ऑब्लिगेशन क्यों तैयार हो जाता है प्रेजेंट, क्योंकि आपने उनकी सर्विसेज लिया है पास्ट में, आपने कोई भी चीज उठाई है पास्ट में, आपने कोई भी चीज का इस्तेमाल किया है पास्ट में। इट इज प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आप क्या बोलते हैं, मनी, कि आपको वो ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। पहली बात ऑब्लिगेशन है, दूसरी बात वो ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए पैसा देना पड़ता है। It is reliable estimate, a reliable estimate can be made of the amount of obligation. If the above conditions are not met, no provision is recognized. मतलब क्या हो गया कि रिलायबल एस्टिमेट बन सकता है कि कितना कितना लगभग देना पड़ेगा,
हाँ 10 साल के बाद में जो देना लगभग मालूम मेरे को 12 से 15 लाख रुपए के बीच में देना पड़ता, एग्जैक्ट नहीं मालूम, 1283 भी देना पड़ सकता या फिर 15 लाख भी देना पड़ सकता, मतलब 12-15 लाख के आसपास देने का, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं एस्टिमेट कर सकता। हाँ बिजली का बिल मालूम मेरा लगभग ना 5,000 रुपये महीने का बिजली का बिल आता, 5 का 5.5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। ये तीनों चीजें मीट होती होंगी तो प्रोविजंस कहलाता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउट ऑफ पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसा देना पड़ता ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, ड्यूटी को मीट करने के लिए, और रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, तीनों मिलते होंगे। इफ द अबाउ कंडीशंस आर नॉट मेट, नो प्रोविजन रिकॉग्नाइज, मतलब ये जो है ऑल, यू शुड मीट ऑल द कंडीशन, और नहीं है, और नहीं है, और नहीं है, एक कोई नहीं है, एंड यहाँ पे, तो ऑल मीट करना जरूरी है। प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन, पास्ट में इवेंट, पैसा देना पड़ता और रिलायबल एस्टिमेट बन सकता है। ठीक है, इतना समझा कि इसके अंदर कुछ क्वेरी होंगी तो प्लीज पूछो तो मेरे को। प्रेजेंट में पॉइंट सी एक बार फिर से बताना। कौन सा पॉइंट? पॉइंट सी रिलायबल एस्टिमेट वाला। देखो रिलायबल एस्टिमेट मतलब कि देखो आप ये बता सकते हैं कि 31 मार्च को कि आपका एग्जैक्ट बिल कितना आएगा मार्च महीने के इलेक्ट्रिक का, नहीं, लेकिन मेरे को मालूम है मेरा हर महीने का बिल है ना 5-5.5-6 हजार के आसपास आते रहता, तो एक एस्टिमेट है 5,500 आएगा, एस्टिमेट कम ज्यादा तो होते ही रहते, एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते क्या आप कि आपका बिल मार्च का 5,632 रुपए आएगा, आप मार्च में बता सकते क्या? नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं। एकदम आपके घर का बिल 5,000 रुपए आता रहा साल भर, एकदम मार्च महीने में क्या 50 लाख रुपए बिल आ जाएगा क्या? नहीं, रिलायबल एस्टिमेट है, सोचा समझा एक मैं बता सकते कि 5-6 हजार के आसपास मेरा बिल आता, सिंपल टर्म्स में। कि एम्प्लॉय को आपको मालूम है हर जो एम्प्लॉय रिटायर होता है 10-15 लाख के आसपास रुपए लेके जाता है, एकदम से कोई एम्प्लॉय के 50 करोड़ रुपए लेके चल जाएगा क्या? नहीं, एक 1 लाख रुपए की मशीनरी है, ठीक है, तो दूसरी मशीनरी पे लगभग कितने होंगे, डेढ़ लाख के अंदर 80,000 की हो सकती, 1.5 लाख की हो सकती, एकदम 1 लाख की मशीनरी के बदले आप 10 करोड़ की मशीनरी लाके रखेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। समझ में आ रहा है? एक रिलायबल एस्टिमेट, सोचा समझा आप कुछ एक अमाउंट बता सकते हैं, एस्टिमेट है, एस्टिमेट में कम ज्यादा चलता ही है। ठीक है, किसको कुछ क्वेरी है कि इसमें पूछो तो। सर फिर पीएफ ग्रेट्युटी की रिजर्व्स प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी में आते हैं क्या? बेटा अभी क्या चालू है अपना श्रीहरि, प्रोविजन चालू है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में अभी तक के आया नहीं, प्रोविजन चालू है, प्रोविजन चालू है, प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी नाही आहे, कंटिंजेंट लायबिलिटी मध्ये मी आलोच नाही आतापर्यंत, प्रोविजन मध्ये आहे मी, प्रोविजन मध्ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन असते ते, समझ में आ रहा क्या? प्रोविजन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहता वो, समझ में आ रहा कि अभी आपके ऊपर एक दायित्व है, भरना पड़ता, एम्प्लॉय गया आज भी तो भी आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, जितने साल की सर्विस हुई वो हिसाब से पीएफ और ग्रेच्युटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, उससे आप भाग नहीं सकते। और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि पास्ट में आपने उनकी सर्विसेज दिए भी है। ठीक है क्या? यस सर। और किसको कुछ क्वेरी है क्या? केशव राठी समझा क्या रे बेटा? यस सर। कल थे क्या आप लेक्चर में? सर पिछले 2 लेक्चर मिस हो गए। क्यों 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 है, मतलब कारण? सर वो सुबह मेरा सर बीकॉम के पेपर शुरू थे कॉलेज के। अच्छा, परसों तो शाम में था ना, लेकिन लेक्चर दोपहर में था ना शायद। हाँ सर, वो उस दिन टाइम की वजह से मिसमैच हो गया, उस वजह से। अच्छा ओके, ठीक है, चलो, आई होप सबको यहाँ तक के क्लियर हुआ होगा, तो चलो अपन लोग आगे बढ़ते। ठीक है, ये तो हो गया प्रोविजन वाली बात। अब प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। जैसे मैंने बोला था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट मतलब आज, आज अगर एम्प्लॉय गया तो भी पैसा देना पड़ता, 10 साल बाद गया तो भी पैसा देना पड़ता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी में यह आज नहीं है, ये है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल मतलब देना भी पड़ सकता, नहीं भी देना पड़ सकता है, समझ में आ रहा है क्या? A possible obligation that arises from past event whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control over the entity.
क्या बोल रहे कि मुझे पैसा देना भी पड़ सकता, नहीं भी देना पड़ सकता। मेरा पैसा देना या नहीं देना एक फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने के ऊपर निर्भर करता है, और वो फ्यूचर इवेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या डेफिनेशन बनाई मैंने, देखो कि मेरा पैसा देना या नहीं देना, ऑब्लिगेशन मतलब मुझे देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, ये डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट के ऊपर। फ्यूचर इवेंट भी ऐसा इवेंट जिसका होना या ना होना मेरे हाथ में नहीं है। मतलब देना या नहीं देना ये कोई फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी फ्यूचर इवेंट के होने या नहीं होने के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको समझेगा। जैसे क्या हो गया, हम लोग है ना आटा बनाते थे, ठीक है। हमारे आटे का ब्रांड क्या था, हमारा आटे का ब्रांड एक डिजाइन देती थी, मतलब उसका हमारा ट्रेडमार्क क्या था, हमारा गाय उसके ऊपर दिखती थी ट्रेडमार्क, ठीक है। एक जने का भी सिमिलर ट्रेडमार्क का था यूपी के अंदर, ठीक है। यूपी के अंदर भी एक जने का गाय जैसे सिमिलर दिखता था, उसका गाय और गाय का बच्चा रहता था, ठीक है। तो फिर उसने क्या बोला, वो हमसे बहुत पुराना वाला था, उसने क्या बोला, अकोला के अंदर आप बैठ के ना हमारा ट्रेडमार्क कॉपी कर रहे और आप है ना हमारे लिए ना मुसीबत पैदा कर रहे। तो उसने क्या करा, कोर्ट के अंदर मेरे ऊपर है ना मुकदमा डाल दिया कि आप ये मेरा ट्रेडमार्क चोरी करके कॉपी कर रहे। कौन, यूपी का आदमी। किसके ऊपर डाल रहा केस, अकोला के आदमी के ऊपर, कि हमारे जैसा ट्रेडमार्क, हमारे जैसा डिजाइन आप कॉपी कर रहे और आप भी आटा बेचते, हम भी आटा बेचते, आप लोग हमारे ट्रेडमार्क को कॉपी कर रहे। फिर कोर्ट के अंदर केस चालू है, उसने 2 करोड़ का मुकदमा डाल दिया कि मतलब अगर मैं हार गया तो मुझे 2 करोड़ रुपए उसको देना पड़ेंगे उसके नुकसान भरपाई के लिए। अब मेरे को 2 करोड़ देना या नहीं देना, पक्का हो गया कि 2 करोड़ देना है, नहीं, मेरा 2 करोड़ रुपए देना डिपेंड करता मेरे कोर्ट के अंदर हारने या जीतने के ऊपर। कोर्ट के अंदर जो केस चाली वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट कुछ हुआ होगा, सिमिलर पैटर्न दिख रहा है लोगों को, तो उसने क्या मेरे ऊपर केस डाल दिया। अब मुझे पैसा देना या नहीं देना डिपेंड करता मेरे कोर्ट में केस जीतना या हारने के ऊपर। कोर्ट के अंदर जो भी निकाल आएगा, फैसला आएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रहा क्या, नहीं ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, possible obligation that arises from past event whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of an entity। और एक तो ये केस में contingent liability बनता है, या फिर a present obligation that arises from past event but is not recognized because, या फिर ऊपर का भी रह सकता present obligation जिसको आपने प्रोविजन नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि कितना अमाउंट है आप वो एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, कितना अमाउंट है आप वो एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, या फिर कोई रिसोर्सेस ही रिक्वायर्ड नहीं, आपको मनी देना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? एक तो कंटीजेंट लायबिलिटी ऊपर का जो मैंने बताया आपको, पॉसिबल ऑब्लिगेशन कोर्ट केस का बताया आपको, एक तो ये, या फिर ऊपर का प्रोविजन नहीं बना पाए तो कंटीजेंट लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बनाने के लिए 3 चीजें लगती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पैसा देना पड़ेगा और पैसे को मेजर कर सकते, अगर पैसे को मेजर नहीं कर सकते तो भी कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगा, पैसा नहीं देना है तो भी कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगा। ठीक है क्या? तो कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर कितना सिंपल है मैटर कि आपको पैसा अभी देना है नहीं देना है पक्का ही नहीं, पैसा अभी देना है नहीं देना है ये पक्का ही नहीं है। ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, आई एम नॉट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी मतलब 100% देना ही चाहिए, क्या सर्टेन नहीं। समझ में आ रहा है? वो भी फ्यूचर में देना पड़ सकता, नहीं देना पड़ सकता, वो भी डिपेंड करता है मेरे कोर्ट केस के अंदर हारने या जीतने के ऊपर। ठीक है क्या? तो कंटीजेंट लायबिलिटी समझा क्या आप लोगों को? बोलो तो कोई इसमें है क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, एक और मैं एग्जांपल देता कंटीजेंट लायबिलिटी का। जैसे सी लिमिटेड ने एक लोन लिया, ठीक है, और उसके लिए जैसे मैं ए लिमिटेड, मैंने क्या करा, उस लोन के लिए मैंने दिए भी गारंटी। सी लिमिटेड ने लोन कहाँ से लिया, पीएनबी से, पीएनबी से उसने लोन लिया, ठीक है। किसने? सी लिमिटेड ने। उसके अंदर ए लिमिटेड क्या था, गारंटर था। अब मैंने दिए भी सी लिमिटेड को गारंटी, जैसे इसने 2 करोड़ का लोन लिया तो मैंने 2 करोड़ की क्या हो गया, यहाँ पे गारंटी दी हुई है, हो गया। अब 2 करोड़ के लिए मैंने उसको गारंटी दी हुई है। अब मेरे को गारंटी दी हुई मतलब क्या मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया कि ये नहीं, मेरे को थोड़ी पैसे भरने का है, सी लिमिटेड को पैसे भरने का। हाँ, सी लिमिटेड नहीं भर पाया तो मुझे पैसे देना पड़ेंगे। मतलब क्या हो गया, मेरा पैसा देना या नहीं देना किसके ऊपर डिपेंड करता है, सी के डूबने के ऊपर। सी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, मेरा देना या नहीं देना पक्का नहीं है।
कब देना पड़ेगा, सी डूबा तो ही देना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? इसको कुछ क्वेरी है कह रहे, इसमें प्लीज पूछो। तो श्रीहरि क्वेरी आएगा कहीं? नहीं सर। नहीं। किसको कुछ भी क्वेरी होंगी तो प्लीज फटाफट फटाफट पूछो, बाद में मत पूछना, अभी पूछो। आप लोग जब लेक्चर चालू है तब पूछो, जूम मीटिंग का कुछ तो फायदा हो जान दो। आप लोग सिर्फ ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। वो वरद काबरा आया हुआ है ना, आज वरद काबरा आया हुआ है, वरद वरद वरद, समझा क्या? वरद काबरा सुने आ रहा क्या आप लोगों को? वरद काबरा सुने आ रहा क्या? हेलो वरद काबरा, हाँ सर। सुने आ रहा ना आपको? हाँ सर। समझा क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, अब पहले का देखे तो फिर वापिस समझ जाएगा। हाँ, ये समझा क्या आपको? हाँ सर। ओके थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी की क्या रहता है। एक तो रहता प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और एक तो रहता पॉसिबल ऑब्लिगेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा मेरे को? प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी में का सबसे काम का डिफरेंस क्या है? यस एनीबॉडी? सर मी सांगू? हाँ बोल बोल। सर प्रोव्हिजन्स आपल्याला माहित असते की हे होणारच आहे बा, त्याच्या अगेन्स्ट प्रोव्हिजन बनवले जातात आणि कंटेंजंट लायबिलिटी अगेन्स्ट होऊ पण शकते नाही पण होऊ शकत, त्याच्या अगेन्स्ट बनवले जातात फ्यूचर कंटेंजन्सी। हाँ और कौन बोलेगा? और तो कौन बैलेंस बोलेगा? शीट में दिखाई देता नहीं दिखाई देता? दिखाई देता नहीं दिखाई नहीं, लेकिन वो एक्चुअली वो दोनों में क्या फर्क है? ये तो चलो दिखाई देता नहीं दिखाई देता तो सबको मालूम हो गया, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी? एकदम बेसिक डिफरेंस है इसमें, सबसे बेसिक डिफरेंस है जो दोनों को अलग करता है। सर प्रोविजन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए होते हैं और कंटेंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन के लिए होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, प्रोविजन में पैसा देना ही है आपको, कुछ भी हो जाए पैसा देना है। इलेक्ट्रिक का बिल भरना ही पड़ता ना, ऑप्शन है कि तुम्हारे पास देना है नहीं देना है, देना नहीं देना, नहीं देना ही है, नहीं दिए तो काट के चल जाते हो बिजली पूरी की पूरी। एक बात, कंटीजेंट लायबिलिटी में कब देना है ए लिमिटेड को पैसा? सी लिमिटेड डूब गया तो, उसका डूबना नहीं डूबना मेरे हाथ में नहीं है। सी लिमिटेड डूबा तो ए लिमिटेड को गारंटी फुलफिल करने के लिए बुलाने वाले हैं, वैसे कोई नहीं बुलाता ए लिमिटेड को। गारंटर को थोड़ी कोई भी लोन का रिपेमेंट के लिए ऑब्लिगेशन रहता नहीं, गारंटर को तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, देना है नहीं देना किसके ऊपर डिपेंड करता है? सी के डूबने या नहीं डूबने के ऊपर। सी का डूबना है नहीं डूबना मेरे हाथ में नहीं है। To establish the existence of provision, obtain the list of all the provision, obtain the list of all the provisions, compare them with the balances in the ledger। ठीक है, बैलेंसेस हर एक का, जैसे प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट का अकाउंट देखो, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट का अकाउंट देखो, प्रोविजन फॉर वेरियस एक्सपेंसेस के अकाउंट देखो, ये सब प्रोविजन आप लोगों को उनके अकाउंट्स में जा जाके देखना पड़ेंगे। क्यों बन रहा हर प्रोविजन, कैसे बन रहा, किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा, ये सब देखना पड़ेगा। तो यू नीड टू चेक देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। कंप्लीटनेस हर बार की तरह सारे जितने प्रोविजंस रिकॉर्ड होना चाहिए थे वो रिकॉर्ड हो गए या एग्रीमेंट्स। देखो जब मैं बात कर रहा कि एम्प्लॉय का रिटायरमेंट बेनिफिट का प्रोविजन बनता, तो आपको मालूम है कोई भी एम्प्लॉय जब अपन लोग लगाते ना तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, लेटर रहता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर रहता है ना। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर देखना पड़ेगा कि उसको क्या क्या फायदे देने वाले रिटायरमेंट पे, पेंशन रहता, कहीं पीएफ रहता, ऑप्शन रहता है, ग्रेचुइटीज रहता है, अलग अलग चीजें रहती। तो रिटायरमेंट पे क्या क्या पैसे आप लोगों को देने के हैं ये आप लोगों ने देखना चाहिए। Inspect the underlying arrangements like the appointment agreement with the employees to understand the entity's commitment towards the defined benefits, कि 100% आप लोगों को क्या क्या उनको देने का है ये देखना है। Agreement with the customers to assess the warranty commitments and any legal and other claims of the company। देखो आपको मालूम है एक वारंटी रहता है, गारंटी रहता, तो बात ऐसी है कि वारंटीज और गारंटीज ये रहता हर कंपनी को देना पड़ता, मतलब कि 1 साल का वारंटी रहता है ना हर कंपनी को,
1 साल का वारंटी रहता है ना हर कंपनी को, तो वारंटी के अंदर आप लोगों ने देखना चाहिए कितने कितने आप लोगों को कंपनी को सर्विसेज देना पड़ती है कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। वारंटी कमिटमेंट क्या है, गारंटी कमिटमेंट क्या है, ये सब आप लोगों ने एग्रीमेंट्स देखना चाहिए। वारंटी गारंटी समझते हैं, गारंटी में प्रोडक्ट रिप्लेस करके देना पड़ता है, वारंटी में 1 साल की वारंटी रहती है, जैसे मोबाइल की तो मोबाइल सुधार के वापस देना पड़ता है, कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह, ठीक है। बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द लायबिलिटी, obtain the underlying working and the basis for each of the provision made from the management and verify whether the same is complete and accurate। मतलब क्या हो गया, पहले एग्रीमेंट देखा और बाद में क्या मैनेजमेंट का उसके ऊपर अप्रूवल रहता है और क्या मैनेजमेंट का वर्किंग रहता है, कि क्यों इतना अमाउंट, जैसे 2 लाख का वारंटी का उन्होंने प्रोविजन बनाया, 2 लाख कैसे लाया, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, जैसे आप मान लो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट करते समय आप लोग एक्चुरियल एक्सपर्ट का काम लेते, एक्चुरियल एक्सपर्ट का वर्क अपन लोग लेते, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट है, कितने लोग रिटायरमेंट होंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, क्या देना पड़ेगा, उसके लिए अपन लोग एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं। Wherever required, obtain experts report calculation underlying working for the provisions of provision amount. Example, for the employee defined benefit provision, the auditor may request the management to share the actuarial valuation report. In case of matter in the legal dispute, the auditor should request for the assessment made by the legal expert। क्या हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जो भी चीजें है, रिक्वायरमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड जो भी चीजें है, उसके लिए मैनेजमेंट को आप लोगों ने एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट जो उन्होंने मंगाया होगा वो आप लोगों ने उनसे लेना चाहिए। The auditor should request for assessment made by the legal expert in relation to likelihood of a liability devolving on the entity। कैसा होता, कभी कभी कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने क्या बोला था कि कभी कभी है ना इसके अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सी लिमिटेड है ना, इंसॉल्वेंसी की उसकी प्रोसीडिंग मालूम चालू है, ये मुझे मालूम पड़ गया सी लिमिटेड पैसा नहीं दे पाएगा, एक ही देना पड़ेगा, कोर्ट ने उसको बस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना ही बाकी है, 100% इंसॉल्वेंट होने वाला है। तो ए लिमिटेड का जो कंटिंजेंट लायबिलिटी था, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोविजन। समझ में आ रहा क्या कि कभी कभी कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, उसके अंदर वकील का रिपोर्ट लेना चाहिए, बोथ इन हाउस लीगल एक्सपर्ट और एक्सटर्नल लीगल एक्सपर्ट। कभी कभी क्या बोला मैंने, कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अब देना पड़ रहा, मालूम हो गया क्या चांसेस है एंटिटी के देने के, ये आप लोगों ने लीगल ओपिनियन लेना चाहिए। अब अपन कोर्ट में तो जाएंगे नहीं ना, क्या प्रोसीडिंग चालू है, तो लीगल एक्सपर्ट से बात करो कि कभी कभी कोई भी चीज अगर आपको लग रही है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं रही, प्रोविजन हो गया, तो आपको फिर उसके लिए पीएनएल को डेबिट करके प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लीगल एक्सपर्ट इन रिलेशन टू लाइक्लीहुड ऑफ लायबिलिटी devolving on the entity whether probable or possible or remote as defined। समझ में आ रहा क्या, प्रोबेबल है तो प्रोविजन बनाना पड़ता, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाना पड़ता, रिमोट है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्या बोला, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है तो प्रोविजन बनाना पड़ता, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाना पड़ता, रिमोट ऑब्लिगेशन है मतलब देना ही नहीं, रिमोट है वेरी 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 नेग्लिजिबल। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द अंडरलाइंग असम्पशन। अगर वो बोलते नहीं हमको लगता है हमको देना ही नहीं पड़ेगा, तो आपके असम्पशंस क्या है, एक्सपर्ट ने किस तरीके से कैलकुलेशन किया है, ये सब आप लोगों ने देखना चाहिए। ठीक है, अभी तक की कुछ क्वेरी है कि किसको यहाँ पे बीच में ये 3 पॉइंट्स में, तो पूछो तो ये 3 पॉइंट्स में किसको कुछ क्वेरी होंगी तो पूछो प्लीज फास्ट। अंजलि भक्कड़, अनुश्री बड़ेरा, समझा क्या, 3 पॉइंट्स में कुछ भी क्वेरी होंगी तो प्लीज लेट मी। ठीक है, आगे ये किसकी बात चालू है, कभी कभी क्या हो जाता, कंटिंजेंट लायबिलिटी को प्रोविजन में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि आपको देना वहां पे नक्की हो जाता है कि आपको देना ही पड़ेगा, इसके लिए अपन कंटिंजेंट लायबिलिटी को प्रोविजन बनाए। कंटिंजेंट लायबिलिटी को प्रोविजन में कन्वर्ट करना पड़ता मतलब क्या प्रोसीजर रहता होगा बताओ तो, कंटिंजेंट लायबिलिटी को प्रोविजन में कन्वर्ट कर देते, मतलब क्या होता होगा उसके अंदर बताओ तो, कंटिंजेंट लायबिलिटी को प्रोविजन में कन्वर्ट करना। यस, ये संपदा रिले करके है, बताओ ना क्या होता होगा इसके, कंटिंजेंट लायबिलिटी को प्रोविजन में कन्वर्ट करना मतलब क्या करना पड़ता होगा, संपदा
अच्छा साक्षी सिसोदिया, साक्षी सिसोदिया। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, तो फिर प्रोविजन बनाना पड़ता है ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। जैसे कोर्ट के अंदर हाँ सर। सामने वाला इंसॉल्वेंट कभी भी घोषित हो सकता है, अपनी जो पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी थी अब वो प्रोविजन में कन्वर्ट करना, मतलब क्या करना पड़ता? सर सर प्रोविजन के लिए एंट्री करना पड़ेगी। ये सब उसको बैलेंस शीट में लाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, अकाउंट्स में लेना पड़ेगा, डिस्क्लोज करके कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी में तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन आ जाता, अब यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, देना ही है, तो फिर आपको पीएनएल को डेबिट करके आपको खर्चे का प्रोविजन करना पड़ेगा। एक खर्चा दिखेगा पीएनएल में और प्रोविजन दिखेगा बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड के अंदर। मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर रहता था, अब ऐसा हो गया कि अपने को देना ही पड़ेगा, कि वो बाहर जो चीज थी उसको अंदर लाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, वैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली, इसके अंदर वैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैव बीन मेड, इंडियाज कंप्लायंस शेड्यूल 3 हर बार की तरीके से, whether the current and non-current portion have been split for provision for employee benefits से अलग बताने का है, और उससे इसके अलावा जो प्रोविजन है उसको अलग बताने का है। करंट और नॉन करंट मतलब, करंट मतलब क्या रहेगा फिर इसके अंदर, करंट प्रोविजन और नॉन करंट प्रोविजन क्या रहता है, करंट प्रोविजन यानी क्या, यस एनीबॉडी, करंट प्रोविजन नॉन करंट प्रोविजन के अंदर स्प्लिट कैसे करेंगे बताओ तो। करंट प्रोविजन मतलब वो प्रोविजन जिसको 12 महीने के अंदर आप लोगों को देना पड़ सकता है ना, और नॉन करंट प्रोविजन मतलब इसको अभी नहीं देना है। जैसे कुछ एम्प्लॉइज है वो अगले साल रिटायर हो, कुछ एम्प्लॉइज उसके अगले साल, कुछ एम्प्लॉइज 5 साल बाद, कुछ एम्प्लॉइज 10 साल बाद, जो जब जब जाएगा तब तब पैसे ले लेके जाएंगे। तो आपको ये बताने का करंट प्रोविजन, नॉन करंट प्रोविजन, और प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स अलग और अदर प्रोविजन। For each class of provision, disclosures have been made for the carrying amount at the start, provisions made during the year, amount utilized during the year, और ये क्लोजिंग बैलेंस। हर बार की तरह ये हमेशा रहता है अपने अंदर कि क्या रहता, ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके अंदर कितना एडिशन हुआ, फिर यूटिलाइजेशन कितना हुआ, और फिर आपका अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस। हर प्रोविजन के लिए आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट का क्रम उसके लिए, वारंटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, और बाकी भी जो भी खर्चे रहते होंगे उसके लिए, कि ओपनिंग कितना था, कितने बनाए ये साल में, कितना वापरा उसमें से, कितना अनयूज्ड अमाउंट रिवर्स किया, और लास्ट में क्लोजिंग अमाउंट क्या है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स आप लोग स्किप भी कर सकते, कुछ काम के नहीं है, अपन लोग यही फॉलो करते कि ओपनिंग कितना था, एडिशन कितना हुआ, यूटिलाइजेशन कितना हुआ, और क्लोजिंग कितना है। Whether for each class of provision disclosures have been made for nature and obligation and expected timing of result of outflow for the economic benefits, की कौन सी प्रोविजन है, क्यों अपने कोई प्रोविजन अपन बना रहे, समझ में आ रहा, कब आपको लगता है कि पैसा देना पड़ेगा, ये सब बातें आप लोगों ने डिस्कस करना चाहिए। मेजर अजम्पशंस क्या थे वो प्रोविजंस बनाते समय, समझ में आ रहा ना, कि आपको लगता है कि 20 लोग अगले साल रिटायर हो गए, 30 लोग उसके अगले साल, तो 20 लोग बोल रहे, 30 लोग बोल रहे, ये सब बातें आप लोगों ने क्या अजम्पशन लिया हुआ है प्रोविजन बनाते समय, ये ऑडिटर को डिस्क्लोज करना चाहिए कि इनके क्या अजम्पशन थे, कि इन्होंने सेल्स के ऊपर 2% वारंटी बनाया हुआ है, 2% ऑफ सेल्स वारंटी उन्होंने प्रोविजन बनाया हुआ है, 2% क्यों लिया, 3% क्यों नहीं लिया, एवरेज में कितना लेते हैं, अजम्पशंस क्या है, ये सब बातें आप लोगों को डिस्कस करना जरूरी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, unless the possibility of an outflow is remote, whether these disclosures have been made for each class of contingent liability, हर एक जो कंटिंजेंट लायबिलिटी लगती कंपनी को, उनका उन्होंने डिस्क्लोजर लिया हुआ है क्या। आप लोगों ने मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स, मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए कि उन्होंने सारे कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर किया हुआ है। फाइनेंशियल इफेक्ट क्या रहेगा, मतलब क्या लगता है आपको, कितना पैसा देना पड़ सकता, नहीं देना पड़ सकता, आपको कहीं से रिइंबर्समेंट होने वाला है कि, ये सब बातें आप लोगों ने देखना चाहिए। Whether contingent liabilities have been classified as, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। Claims against the company not acknowledged as debt, guarantees और अदर कोई contingent liability, गारंटी आपको मालूम है, गारंटी आप लोगों को मालूम है, ये रहता कि contingent liability है। Claims against the company not acknowledged as debt मतलब कंपनी के खिलाफ जो केसेस चालू है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर कंपनी को कभी भी पैसा भरना पड़ सकता, तो वो उसके बारे में है contingent liability। गारंटीज दिए भी, जो आपने डायरेक्टर लोन लेते उसके लिए भी कंपनी गारंटी देती है ना, तो वो सब बातें भी देखना चाहिए। गारंटीज गिवन बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर, ये भी बताया है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। समझ में आ रहा, ठीक है,
चलो, थैंक यू फॉर द डे। ओके।